हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका जनरल एनाट का ही एक जो हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, हम कह सकते हैं कि उसी का एक पार्ट है जिसमें कि हम आज जो हम टॉपिक कवर्ड करने वाले हैं वो है आपका एक तो ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट टू लॉन्ग बोन, इसके अलावा पार्ट ऑफ यंग बोन जिसमें हम एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, हालांकि हम एक बार देख चुके हैं, हम एक बार फिर से इनको रिपीट करेंगे ताकि हम इसके बाद टाइप ऑफ एपिफाइसिस पढ़ सकें। ये आपके इसी में आ जाएगा। एपिफाइसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसी में हम टाइप ऑफ एपिफाइसिस पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ एपिफाइसिस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो लॉन्ग बोन होती है उसमें ब्लड सप्लाई कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ स्ट्रक्चर देखें एक अडल्ट लॉन्ग बोन की, तो देखो ये आपका डायग्राम है, बीडीसी का ही एक डायग्राम है। इसमें देखो हम क्या, अगर हम बात करें एक ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपका क्या प्रेजेंट है? देखो ये आपका क्या प्रेजेंट है? शाफ्ट है। ये आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपका हो गया शाफ्ट। अब इस शाफ्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेरियोस्टियम है, कॉर्टेक्स है एंड मेडुलरी कैविटी है। अब हम इनके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। एक बार आपको ब्रीफ थोड़ा सा आपको बता दिया गया है इनके बारे में, आज हम थोड़ा सा और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा जब हम शाफ्ट पढ़ लेंगे, शाफ्ट में हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जो कि आपको पहले बता दिया गया है डिटेल में, कैंसलस बोन और फाइब्रस कैप्सूल। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। हम थोड़ी सी बस इनके बारे में बात करेंगे और फिर हम पार्ट ऑफ ए यंग बोन के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हम एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखो शाफ्ट हो गया, शाफ्ट में हमारी तीन चीज आ गई, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। सबसे पहले अगर हम बात करें पेरियोस्टियम क्या है, तो देखो जो आपकी ये बोन है, इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस को एक मेम्ब्रेन कवर करती है, एक थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी जो सरफेस ऑफ बोन है उसको कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। ठीक है, और इसकी जो ये जो बना होता है, इसके आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर होती है और जो इनर होती है वो सेल्यूलर लेयर होती है। पेरियोस्टियम इज मेड अप ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर। आउटर तो कैसी है? फाइब्रस लेयर है। और इसी की अगर हम बात करें इनर की, तो इनर जो लेयर है वो आपकी कैसी है? सेल्यूलर लेयर है। क्लियर हो गया? तो ये अब बात हो गई पेरियोस्टियम की। ठीक है, और ये जो होता है आपका, इसमें नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। पेरियोस्टियम हैज रिच नर्व सप्लाई, जिसकी वजह से इसमें जो सेंसिटिविटी होती है, रिच नर्व सप्लाई होती है, जिसकी वजह से इसमें ये सेंसिटिव पार्ट भी ज्यादा होता है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स क्या है आपका? कॉर्टेक्स जो होता है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर के बना होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कॉम्पैक्ट और कैंसलस बोन की। ठीक है, कैंसलस या इसको स्पंजी भी बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। और क्यों बना होता है? ताकि इसको स्ट्रेंथ मिल सके। ठीक है, ताकि इसको क्या मिल सके? स्ट्रेंथ मिल सके। तो उसकी वजह से आपका कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर के बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेडुलरी कैविटी की, तो मेडुलरी कैविटी में क्या होता है आपका? रेड एंड येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है। रेड एंड येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करती है? एरिथ्रोपोइसिस का काम करती है। ये क्या करती है? एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो आपकी आरबीसी वगैरह हैं वो उनको कौन बनाएगा? यही तो बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेडुलरी कैविटी में आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई इसमें आपकी रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। लेकिन रेड बोन मेरो जो होगी आपकी, वो आपके कुछ ही टाइम तक एरिथ्रोपोइसिस करती है। इसके बाद में जब अडल्ट हो जाएंगे तो केवल जो लॉन्ग बोन का जो एंड होता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, उनमें आपका जो होता है
रेड मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है, उनमें आपका क्या होता है, रेड मैरो प्रेजेंट होती है। बाकी की जितनी भी होती हैं वो आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं येलो फैटी मैरो में, ठीक है। डिस्कस करते हैं, देखो अब इसकी थ्योरी को एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या देखो हमने लिखा है। तो देखो शाफ्ट की अगर हम बात करें, फॉर्म विदाउट इनवर्ट्स इट इज कंपोज्ड ऑफ पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। तो शाफ्ट में हमने 3 चीजें पढ़ी। पेरियोस्टियम की अगर हम बात करें तो इट इज ए थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ द बोन। इट इज मेड अप ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सेल्यूलर लेयर, जो कि विच इज ओस्टियोजेनिक इन नेचर। पेरियोस्टियम हैज ए रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हमने कॉर्टेक्स की बात की थी तो कॉर्टेक्स आपका किससे बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर के बना होता है, विच गिव्स इट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ टू इट विदस्टैंड ऑल पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेन। तो ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देगा। कॉर्टेक्स हो गया। मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद रेड और येलो बोन मैरो। एट बर्थ द मैरो इज रेड एवरीवेयर विद द वाइड स्प्रेड एक्टिव हीमोपोइसिस। अच्छा सॉरी, मैंने वर्ड यूज किया था एरिथ्रोपोइसिस, सॉरी वर्ड यहाँ पे यूज होगा हीमोपोइसिस, क्योंकि केवल आरबीसी का ही फॉर्मेशन नहीं होता, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारी जो भी सेल्स होती है उन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आपका हीमोपोइसिस, ठीक है। तो एक्टिव हीमोपोइसिस होता है। एज द एज एडवांस द रेड मैरो एट मैनी प्लेसेस atrophies and is replaced by yellow fatty marrow with no power of hemopoiesis। जब अडल्ट लाइफ हो जाएगी तो ये आपका जो होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, येलो मैरो में। तब वहां पे हीमोपोइसिस नहीं होगा। रेड मैरो परसिस्ट इन द कैंसलस एंड ऑफ लॉन्ग बोन, ये आपके लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट होगा। इन द स्टर्नम, रिब्स, इलियक क्रस्ट, वर्टिब्री एंड स्कल बोन्स द रेड मैरो इज फाउंड थ्रू आउट लाइफ। क्लियर हो गया। इसके बाद जो 2 एंड्स हैं लॉन्ग बोन्स के वो आपके कैंसलस बोन से बने होते हैं, कवर्ड विद हाइलाइन या आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो एक ग्रॉस स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम बात करें एक यंग बोन के पार्ट्स की कि आपके यंग बोन में आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो बात तो हम इसकी ऑलरेडी कर ही चुके हैं। एक डायग्राम होगा, देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। इसका जो शाफ्ट वाला जो आपका पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में एक आपकी प्रेजेंट होती है एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट ये क्या करती है, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को अलग करती है। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। तो ये आपकी जो एपिफाइजियल प्लेट होती है ये एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को सेपरेट करने का काम करती है। तो ये अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले टिपिकल लॉन्ग बोन ओसिफाइज इन द 3 पार्ट्स, द 2 एंड्स फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर एंड द इंटरवेनिंग शाफ्ट फ्रॉम ए प्राइमरी सेंटर। तो देखो जो आपका शाफ्ट होगा वो ओसिफाई किससे होगा, प्राइमरी सेंटर से, और जो आपके एंड्स होंगे वो आपके किससे होंगे, सेकेंडरी सेंटर से। अब प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर है क्या, अरे ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेंटर क्या है, सेकेंडरी सेंटर क्या है। तो आपके अगर हम बात करें प्राइमरी सेंटर की, यानी कि जब आपकी बोन बनना स्टार्ट हुई है तो यह आपके तो प्राइमरी सेंटर वो होता है जहां पे आपका पहले ये वो वाला एरिया होता है जहां पे बोन फॉर्मेशन सबसे पहले शुरू होता है। ये फीटल लाइफ के दौरान ही आपका क्या हो जाता है, डेवलप होता है। ये आपका क्या होगा, फीटल लाइफ के टाइम ही आपका डेवलप होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर, यानी कि बिफोर बर्थ। फीटल लाइफ या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, बिफोर बर्थ। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी सेंटर्स की तो इसमें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेंटर यानी कि आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो अपीयर होता है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेंटर ओसिफिकेशन।
तो यहाँ पे आपके दो टाइप के ओसिफिकेशन होते हैं, प्राइमरी सेंटर ओसिफिकेशन एंड सेकेंडरी सेंटर ओसिफिकेशन। प्राइमरी सेंटर में तो आपका क्या हो गया, जो शाफ्ट बनेगा वो हो गया, और सेकेंडरी सेंटर से आपका क्या हो रहा है, दो एंड्स जो हैं लॉन्ग बोन के वो आपके सेकेंडरी सेंटर से बनते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एपिफाइसिस, आपको पता ही है कि जो एंड वाला जो पार्ट होता है, टिप ऑफ ए बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर, अभी अभी हमने बात कर ली है कि जो एपिफाइसिस वाला जो पार्ट होगा यानी कि एंड वाला जो पार्ट होगा वो आपका किससे बना होता है, सेकेंडरी सेंटर ओसिफिकेशन से, और जो शाफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो आपका प्राइमरी सेंटर ओसिफिकेशन से बनता है। तो ये क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, उसके बाद हम एपिफाइसिस के बाद मेटाफाइसिस और डायफाइसिस को पढ़ेंगे, लेकिन इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रेशर एपिफाइसिस। देखो नाम से ही लग रहा है प्रेशर, यानी कि ऐसा एपिफाइसिस जो आपका वेट को ट्रांसमिशन करे, उसमें पार्ट ले, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर एपिफाइसिस, जिस पे प्रेशर पड़ रहा है। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे आपके बोन का एंड या एपिफाइसिस जिस पर कि आपका क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि वेट को जो वो ट्रांसमिट कर रहा है उसमें आपका पार्ट ले रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, प्रेशर एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस इज आर्टिकुलर एंड टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, जैसे हेड ऑफ फीमर, एक तो ये याद रख लो हेड ऑफ फीमर। इसके अलावा हेड ऑफ ह्यूमरस भी आप कह सकते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा लोअर एंड ऑफ रेडियस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, प्रेशर एपिफाइसिस। सभी याद करवा दूंगा 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिर सेकंड है आपका ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस देखो आपका ट्रांसमिशन ऑफ वेट में कोई पार्ट नहीं लेगा, नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट, ठीक है, नॉन आर्टिकुलर होता है। इसके अलावा इट ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन्स विच एक्सर्ट ए ट्रैक्शन ऑन द एपिफाइसिस। ये क्या करवाता है आपका, इट ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन्स। तो जब भी नाम आएगा ना ट्रैक्शन, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये बात आती है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एपिफाइसिस की जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आना चाहिए कि ट्रैक्शन एपिफाइसिस एक ऐसा एपिफाइसिस है जो कि आपका अटैच करवाता है मसल्स और टेंडन्स को उस जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैक्शन एपिफाइसिस। और द ट्रैक्शन एपिफाइसिस ऑसिफाई लेटर देन द प्रेशर एपिफाइसिस, ये आपके ऑसिफाई होंगे बाद में, प्रेशर एपिफाइसिस जो है उसके बाद में ये आपके ऑसिफाई होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। देखो यहीं पे आपकी ज्यादातर मसल्स आपकी अटैच होती हैं। ह्यूमरस में आप क्या पढ़ते हो, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, ट्रैक्शन एपिफाइसिस में आ जाएंगे। ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। याद कैसे रखोगे, ट्रैक्शन ट्रैक्शन T4 ट्रैक्शन, और ट्रैक्शन के साथ ही ट्रोकेंटर एंड ट्यूबरकल। ट्रोकेंटर फीमर में होता है और ट्यूबरकल जो होता है वो आपका ह्यूमरस में होता है, तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस याद हो जाएगा। देखो प्रेशर एपिफाइसिस सबसे सिंपल है, प्रेशर एपिफाइसिस जहां पे कि आपका वेट का ट्रांसमिशन ऑफ वेट, टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, वो हो गया आपका प्रेशर एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या हो गया, जो कि एक लाइन तो आप यही लिख सकते हो कि ये आपके ट्रांसमिशन ऑफ वेट में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन, जो कि आपके विच एक्सर्ट्स ए ट्रैक्शन ऑन द एपिफाइसिस, जो कि एपिफाइसिस पर एक ट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। ट्रैक्शन यानी कि पुल, यानी कि बोल सकते हैं हम, लेकिन रहने दो, कंफ्यूजन होगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना याद रखो कि ये प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट एक या एक से ज्यादा टेंडन्स या फिर मसल्स की भी बोल सकते हैं यहाँ पे, टेंडन्स और मसल्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इसके एग्जांपल, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, T4 ट्रैक्शन, T4 ट्रोकेंटर एंड ट्यूबरकल। ट्रोकेंटर होता है आपका फीमर में और ट्यूबरकल होता है ह्यूमरस में। अब इन्हीं को उल्टा मत कर देना कि ट्रोकेंटर को ह्यूमरस कर दें और जो ट्यूबरकल है उसको फीमर कर दें। ये तो अब इतना तो आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि ट्यूबरकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप 2 ट्यूबरकल्स पढ़ते हो, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई ट्रैक्शन एपिफाइसिस की।
इसके बाद अगर हम बात करें एटेबैस्टिक एपिफाइसिस, देखो 4 होते हैं, एक और पढ़ना है बस। एटिबैस्टिक एपिफाइसिस इज फाइलोजेनेटिकली एन इंडिपेंडेंट बोन विच इन मेन बिकम्स फ्यूज टू अनोदर बोन। ये केवल अपन में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है अनोदर बोन से। वैसे ये इंडिपेंडेंट होती है, अगर हम पहले की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होती थी फाइलोजेनेटिकली, लेकिन मेंस में ये क्या होती है आपकी, फ्यूज हो जाती है अनोदर बोन्स के साथ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल याद रखना है, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो ये एग्जांपल हो गया आपका एटिबैस्टिक एपिफाइसिस का। एटिबैस्टिक एपिफाइसिस जो कि फाइलोजेनेटिकली एन इंडिपेंडेंट बोन है, वो विच इन मेन बिकम्स फ्यूज टू अनोदर बोन। एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो ये सिंपल हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एवरेंट एपिफाइसिस इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, तो ये आपका हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा इसके एग्जांपल में क्या है, एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एट द बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल बोन। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो मैंने तो ऐसे याद रखा था कि इसको एवरेंट के बजाय मैं पढ़ता था अवे, अवेरेंट। अवे से क्या था, अवे का मतलब था कि अगर हम किसी को चढ़ाने के लिए, अगर कोई मोटा पर्सन है, अगर कोई मोटा पर्सन है तो उसे हम क्या बोलते थे, अवे मोटे, ऐसे बोल सकते थे, चढ़ाने के लिए बोलते थे। अच्छी बात नहीं है लेकिन बोलते थे चढ़ाने के लिए। अब यहां पे हमें क्या करना है, अवे मोटे नहीं करना है, यहां पे हमें ध्यान देना है अवे मेटा, अवे मेटा। अवे मीन्स हो गया एवरेंट एपिफाइसिस और मेटा मीन्स हो गया मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल भी आपको पता होना चाहिए कि मेटाकार्पल भी जो थंब का होगा, यानी कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसका तो आएगा हेड, और बाकी के जितने भी मेटाकार्पल्स हैं, अदर मेटाकार्पल्स, उनका आएगा बेटा बेस। क्लियर हो गया। तो एवरेंट एपिफाइसिस भी हो गया। अब देखो हमने कितने पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस क्या होता है, प्रेशर एपिफाइसिस जो कि आपका टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, वो हो गया था प्रेशर एपिफाइसिस। एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस, इसके अलावा लोअर एंड ऑफ रेडियस। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर एपिफाइसिस के बाद ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या था, जो कि आपका डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट एंड इट प्रोवाइड अटैचमेंट, इट ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू द वन और मोर टेंडन्स which exerts on a which exerts traction on the epiphysis। तो वो हो गया आपका ट्रैक्शन एपिफाइसिस। इसके एग्जांपल में क्या था, ट्रैक्शन, T4 हमने कहा था, ट्रैक्शन TR से यहाँ पे याद रह जाएगा, ट्रोकेंटर और ट्यूबरकल। ट्यूबरकल किस में प्रेजेंट होता है, आपके ह्यूमरस में, और ट्रोकेंटर किस में प्रेजेंट होता है, आपके फीमर में। तीसरे पे हमने पढ़ा था एटेबैस्टिक। एटेबैस्टिक, एटेबैस्टिक में क्या था हमने, एटेबैस्टिक एपिफाइसिस यानी कि ऐसा एपिफाइसिस जो कि आपका किसी बोन से अटैच नहीं होता है, लेकिन मेंस में क्या होता है, ये फ्यूज हो जाता है अनोदर बोन से, जैसे कि हमने पढ़ा था कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इसके बाद में फोर्थ में हमने पढ़ा था एवरेंट एपिफाइसिस, जो कि आपका ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा अबे मेटा यानी कि मेटाकार्पल, हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ द एवरेंट एपिफाइसिस, जिसमें आ जाता है आपका हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल और बेस अदर मेटाकार्पल। क्लियर हो गया। तो ये आई थिंक कि आपको एपिफाइसिस क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें डाइफाइसिस की, डाइफाइसिस आपका ओसिफाई किससे होता है, प्राइमरी सेंटर से। इट इज ए एलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन, शाफ्ट है, ये भी आपको पता है। इसके बाद में हम मेटाफाइसिस की अगर हम बात करें तो मेटाफाइसिस में आपका क्या आ जाएगा, एपिफाइजियल एंड ऑफ ए डाइफाइसिस आर कॉल्ड मेटाफाइसिस। तो जो एपिफाइजियल एंड होता है आपका डाइफाइसिस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। ईच मेटाफाइसिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। ये आपका ऐसा एरिया होता है, जोन होता है, जहां पे एक्टिव ग्रोथ होती है। बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन द मेटाफाइसिस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। जब एपिफाइजियल फ्यूज नहीं हुआ है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये आपका सप्लाइड होता है ब्लड से।
रिचली सप्लाइड होता है ब्लड से थ्रू द एंड आर्टरीज, जो कि आपकी क्या बनाती है, हेयर पिन बैंड बनाती हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे जब हम ब्लड सप्लाई देखेंगे, वहां पे हम बात करेंगे। लेकिन इतना याद होना चाहिए कि जब हम मेटाफाइसिस पढ़ ही रहे हैं तो मेटाफाइसिस आपका क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ईच मेटाफाइसिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। जब तक कि आपका एपिफाइजियल फ्यूजन नहीं हुआ है, बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन मेटाफाइसिस इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड थ्रू द एंड आर्टरी, जो कि आपकी क्या बनाती है, हेयर पिन बैंड बनाती है। अब ये जो हेयर पिन बैंड बना रही हैं, इससे क्या होता है, दिस इज द कॉमन साइट ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रंस। क्यों? क्योंकि जो वो हेयर पिन बैंड बना रही हैं वहां पे आपके इजीली ट्रैक्ट हो जाएंगे बैक्टीरिया, और जो इम्बोलाई होगी वहां पे वो इजीली ट्रैप्ड हो जाएगी उन हेयर पिन बैंड्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, इन्फ्रैक्शन भी हो सकता है। इन्फ्रैक्शन यानी कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है, क्रैक्स हो जाएंगे बोन में वगैरह वगैरह, तो क्रैक्स हो जाएंगे कंप्लीटली, वो आपकी अलग नहीं होगी बोन, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। तो ये क्लियर हो गया। तो ये तो बात हो गई मेटाफाइसिस की। अब आफ्टर जब एपिफाइजियल फ्यूज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो, यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी नहीं, ठीक है, तो एंड आर्टरीज यहाँ पे नहीं होती हैं इतनी। उसके बाद एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, हमने बात की थी एक एपिफाइजियल प्लेट की, जो कि आपका क्या करता है, सेपरेट करता है एपिफाइसिस को फ्रॉम मेटाफाइसिस। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ बोन की बात करते हैं। तो देखो ये एक डायग्राम है आपका। तो ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है। इसमें आपकी देखो 4 आर्टरीज हमें पढ़नी होती हैं। कितनी आर्टरीज हमें पढ़नी होती हैं? 4। सबसे पहले और सबसे मेन जो होती है, 1 सेकेंड, सबसे मेन जो होती है वो होती है आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी, सबसे मेन होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। इसके अलावा पेरीओस्टियल आर्टरी, मेटाफाइसिस को जो आपकी सप्लाई करेगी मेटाफाइजियल आर्टरी, और जो एपिफाइसिस को जो सप्लाई करेगी वो एपिफाइजियल आर्टरी। ये 4 आर्टरीज होती हैं आपकी। सबसे मेन कौन सी होती है? न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी आपकी क्या करती है, देखो यहाँ पे एक फोरामेन आपका प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, उससे ये आपकी इंटर करती है। इंटर करने के बाद ये रन ओब्लिकली एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच देगी। क्लियर हो गया? ये क्या करेगी आपकी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच देगी। और जो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रिएंट आर्टरी की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच दे दी। दोनों ब्रांचेस के एक मिनट सॉरी दोनों ब्रांचेस बोन के जो एंडोस्टियल सरफेस होगी और जो मैरो होगी उसको सप्लाई करेंगी। यानी कि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो किसको सप्लाई करती है? इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है। इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा ये जो मेडुलरी कैविटी है उसको आपको सप्लाई करेगा कौन? न्यूट्रिएंट आर्टरी। इसके अलावा जो मेडुलरी कैविटी है उसको कौन सप्लाई करेगा? न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये क्लियर हो गया? न्यूट्रिएंट आर्टरी ने क्या किया, ये एंटर करती है न्यूट्रिएंट फोरामेन से। इसके बाद ये आपकी रन करती है ओब्लिकली एंड देन असेंडिंग ब्रांच, कुछ डिसेंडिंग ब्रांच। और ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच होती है ये आपकी टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? देखो यहाँ पे कौन सा एरिया है आपका? मेटाफाइसिस वाला एरिया है ना यहाँ पे। ये तो आपका क्या हो गया? एपिफाइजियल प्लेट। ऊपर कौन सा हो गया? एपिफाइसिस। और नीचे आपका कौन सा एरिया हो गया? मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस पे ये जाके आपके वहां पे ये आपके टर्मिनेट करती हैं, और टर्मिनेट करती हैं और एनास्टमोस करती हैं। किसके साथ? यहाँ पे देखो आपकी कुछ आर्टरीज दिख रही हैं जैसे कि मेटाफाइजियल आर्टरीज है, तो इनके साथ ये क्या करती हैं? एनास्टमोस कर लेती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी की। फिर हमारी आर्टरी आती है, अगर हम बात करें मेटाफाइजियल आर्टरी की। इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं? मेटाफाइजियल आर्टरीज की बात कर लेते हैं। मेटाफाइजियल आर्टरी का क्या मतलब हो गया? ये आपके मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगी। एपिफाइसिस के जो पास का जो रीजन है, देखो नाम से ही है ना मेटाफाइसिस, मेटाफाइजियल आर्टरी यानी कि जो मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगी। इसके अलावा मोस्टली नियर बाई आर्टरीज से ये आती है, जैसे कि पेरी आर्टिकुलर आर्टरीज एनास्टमोस करेंगी, जो जॉइंट के पास होंगी उनसे ये क्या करेगी? एनास्टमोस करेगी। ये ग्रोथ
पीरियड एक्टिव ऑसिफिकेशन एरिया को ब्लड देती है, ठीक है, तो मेटाफाइजियल आर्टरी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेटाफाइजियल आर्टरी ने कहाँ पे सप्लाई किया, तो मेटाफाइसिस, मोटे मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या हो गया इसमें, मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगा, नाम से ये लग रहा है, ठीक है, तो ये आपको इस एरिया को सप्लाई कर देगा, मेटाफाइसिस वाले को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिर एपीफाइजियल की, तो देखो नाम से क्या लग रहा है, एपीफाइजियल आर्टरी की एपीफाइसिस को सप्लाई करेगी, तो ये भी आपके एपीफाइसिस को ही सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपके एपीफाइसिस को सप्लाई करती है, और ये भी आपकी जो जॉइंट्स के आसपास जो भी आर्टरीज होंगी उन्हीं से ये आपकी मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एपीफाइजियल आर्टरी। उसके बाद में एक बच गई आपकी पेरीओस्टियल आर्टरीज। क्लियर है? देखो मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगी, एपीफाइजियल आर्टरी एपीफाइसिस को सप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी, तो मैंने बोला था आपको इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बता चुका हूं मैं कॉर्टेक्स क्या होता है, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी। इसके अलावा ये मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करेगी। अब एक बच गई हमारी पेरीओस्टियल, नाम से क्या लग रहा है, पेरीओस्टियल, यानी कि पेरीओस्टियम नहीं लग रहा क्या, कि ये पेरीओस्टियम को सप्लाई करे, ठीक है। तो ये पेरीओस्टियम के थ्रू आती है, आउटर कवरिंग ऑफ जो बोन हमने पढ़ा था पेरीओस्टियम, तो वही है आपकी ये, तो ये पेरीओस्टियम के थ्रू आती है। और जो छोटी आर्टरीज होती हैं जो कॉम्पैक्ट बोन के आउटर पार्ट को न्यूट्रिशन देती हैं, जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है उसके आउटर पार्ट को देती हैं, ठीक है, आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स, आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को कौन सप्लाई करेगा, पेरीओस्टियम आर्टरीज। ये आपकी मेनली जो होती है वो मसल अटैचमेंट्स के एरिया में ज्यादा होती हैं, पेरीओस्टियल आर्टरीज, ठीक है। तो ये आपकी सारी आर्टरीज कवर हो गई। अब एक बार अगर मैं इसकी थ्योरी देखूं तो देखो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू आपके साफ्ट से एंटर करती है, साफ्ट से थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन रन ओब्लिकली थ्रू द कॉर्टेक्स एंड डिवाइडेड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच इन द मेडुलरी कैविटी। इसके बाद में आपकी जो ईच ब्रांच होगी वो आपकी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स विच टर्मिनेट इन द अडल्ट मेटाफाइसिस, टर्मिनेट हो गई adult metaphysis by anastomosing with the epiphyseal and metaphyseal and periosteal arteries। सभी से ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनास्टोमोस कर लेगी। इसके अलावा ये किसको सप्लाई करता है, तो देखो ये आपको पता ही होना चाहिए, द न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाइज मेडुलरी कैविटी, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस। इसके बाद हमने पढ़ा था पेरीओस्टियल आर्टरी, पेरीओस्टियल आर्टरीज में क्या पढ़ा था हमने, पेरीओस्टियल आर्टरीज जो कि आपके किसको सप्लाई करते हैं, सप्लाई द आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स। These are especially numerous beneath the muscular and ligamentous attachment. The ramify beneath the periosteum and the enter the Boltzmann canal। ये Boltzmann canal से Bachmann canals के थ्रू आपकी सप्लाई करती है आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने एपीफाइजियल आर्टरी की बात कर ली। इज द blood vessels that supplies the epiphysis the end part of a long bone। The epiphyseal arteries are found at the ends of long bone within the epiphysis, expanded part of the expanded part that forms joint। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। इसके बाद ये यूजली अराइज कहाँ से होती हैं, तो जो आर्टेरियल नेटवर्क होता है जॉइंट्स के अराउंड, वहां से ये जिसको हम बोलते हैं पेरी आर्टिकुलर बस्क्यूलर नेटवर्क, वहां से ये आपकी अराइजेज होती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जैसे कि हम देखो नी के अराउंड देखें तो वहां पे होती हैं आपकी जेनिकुलर आर्टरीज, तो उनसे ये आपकी अराइज हो जाएंगी। अगर हम बात करें शोल्डर के अराउंड तो वहां पे आपका फ्रॉम सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज से आपकी अराइज हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है मेटाफाइजियल आर्टरीज। दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग सिस्टमिक वेसल्स से, और दे पास डायरेक्टली इनटू द मेटाफाइसिस एंड रेनफोर्स द मेटाफाइजियल ब्रांचेस फ्रॉम द प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया मेटाफाइजियल आर्टरीज। तो हमने सारी आर्टरीज की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ी सबसे पहले, जिसमें हमने साफ्ट पढ़ा। साफ्ट में हमने 3 चीजें पढ़ ली। साफ्ट में हमने 3 चीजें कौन कौन सी पढ़ी थी, तो साफ्ट में हमने देखो एक तो पेरीओस्टियम पढ़ा था, पेरीओस्टियम पढ़ लिया। इसके अलावा मेडुलरी कैविटी पढ़ ली,
शॉर्टकट में लिख देते हैं, मेड्यूलरी कैविटी पढ़ ली। इसके अलावा और क्या पढ़ा था, एक कॉर्टेक्स पढ़ लिया था जिसको कॉम्पैक्ट बोन से जो कि आपका बन रहा था। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने इसके पार्ट्स पढ़े यंग बोन के, जिसमें हमने एपीफाइसिस पढ़ा। इसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स कौन कौन से पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था प्रेशर एपीफाइसिस, एक हमने पढ़ा था एटेवेस्टिक एपीफाइसिस, एक हमने पढ़ा था ट्रैक्शन एपीफाइसिस, एक हमने पढ़ा था एवरेंट एपीफाइसिस। एपीफाइसिस के बाद हमने मेटाफाइसिस देखा और डायफाइसिस पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने ब्लड सप्लाई पढ़ी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ब्लड सप्लाई देखी। ब्लड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, देखो ब्लड सप्लाई में हमने न्यूट्रिएंट आर्टरी पढ़ी। इसके अलावा मेटाफाइजियल आर्टरी पढ़ी, मेटाफाइजियल आर्टरी। इसके अलावा हमने एपीफाइजियल आर्टरी पढ़ी। एपीफाइजियल आर्टरी पढ़ी। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एक पेरियोस्टियल आर्टरी पढ़ी थी, शॉर्टकट में लिख दिया है। अगर हम इसकी समरी देखें कि ये आपकी किस किस को सप्लाई कर रही है, देखो तो न्यूट्रिएंट आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी आपको सप्लाई कर रही थी इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स, और इसके साथ में ये आपके मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। मेटाफाइसिस किसको सप्लाई करेगा, मेटाफाइजियल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, यानी कि मेटाफाइसिस। एपीफाइजियल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, तो ये एपीफाइसिस को ही सप्लाई करेगी। पेरियोस्टियल आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को ये सप्लाई करती है। क्लियर हो गया, तो ये आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।